हेलो बच्चा लोग, आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त का। उसमें हम बताने जा रहे हैं फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। होता क्या है, दो तीन प्रकार की गवर्नमेंट होती हैं, तीन प्रकार की सरकारें होती हैं। एक केंद्र सरकार होती है जो दिल्ली में बैठी हुई है, जो पूरे देश द्वारा चुनी जाती है। दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। पहली होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी है, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, जो राज्य के लोगों द्वारा चुना जाता है। जैसे यूपी की स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूपी के लोग उसको सेलेक्ट करते हैं इलेक्शन द्वारा। तीसरी होती है लोकल बॉडी, स्थानीय सरकार, जैसे नगर निगम हो गया। सर क्या पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं बेटा वित्त आयोग, थर्ड पेपर का वित्त आयोग। वित्त आयोग में इस बात की बात होती है कि तीन प्रकार की सरकारें होती हैं। एक दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठी हुई है। तीसरी स्थानीय सरकार, जैसे इलाहाबाद का नगर निगम। तो होता क्या है, टैक्स लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, लेकिन उसका कुछ हिस्सा, कुछ शेयर उसको स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, राज्य सरकारों को देना पड़ता है। इस बात में उन लोगों के बीच मतभेद और डिस्प्यूट चलता रहता है, मतभेद और डिस्प्यूट चलता रहता है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमें ज्यादा मिले और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हम कम देंगे। सर फिर तो से इनके एक्सप्लेन कीजिए ना। बेटा, इनके जो टैक्सेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो रिलाइज सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वसूलती केंद्र सरकार है, लेकिन उसका कुछ शेयर, कुछ हिस्सा उसको राज्य सरकारों को देना पड़ता है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्च चला सके। तो इनके बीच डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमें ज्यादा मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमें ज्यादा मिले। तो इनके डिस्प्यूट के सॉल्यूशन के लिए, इनके विवादों के समाधान के लिए संविधान में एक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिस्टम बनाया गया है कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वो हर 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन बनाता है, वित्त आयोग बनाता है, वित्त आयोग बनाता है। कौन बनाता है? अगर शॉर्ट नोट्स में आ जाए, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और हर 5 साल के लिए होता है। इसकी जो व्यवस्था है, जो इसका अरेंजमेंट किया गया है, वो सेक्शन 281 के अंतर्गत किया गया है, धारा 281 के अंतर्गत। संविधान की धारा, संविधान के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 281 के अंतर्गत किया गया है। अब सवाल उठता है, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो देखो बेटा, बता दे, पहले वित्त आयोग में कौन कौन होता है, उसका गठन कैसे होता है, कंपोजिशन कैसे होता है। इसका एक प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है। मेन जो होता है प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, और 4 और मेंबर होते हैं, 4 और सदस्य होते हैं। हेलो बेटा स्मृति, समझ में आ रहा है? यस सर। 4 और मेंबर होते हैं।
इनका सिलेक्शन किस तरह किया जाता है। जो प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है, जो अध्यक्ष का सिलेक्शन होता है, वो पब्लिक का आदमी होना चाहिए, लोगों के बीच का आदमी होना चाहिए, जिसकी पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस हो, सार्वजनिक जीवन का अनुभव हो। अब ये बात अलग है, अलग अलग पार्टियां अपने पार्टी के आदमी को प्रेसिडेंट बना देती हैं, जिसकी गवर्नमेंट रहती है वो अपने आदमी को प्रेसिडेंट बना देती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो मेंबर होता है वो होता है जो हाई कोर्ट का जज बनने की एबिलिटी रखता हो, उच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा मेंबर होता है जो हाई कोर्ट का मेंबर हो। तीसरा मेंबर हाई कोर्ट का मेंबर नहीं, मतलब हाई कोर्ट के जज रखने की क्वालिफिकेशन रखता हो। तीसरा होता है जो गवर्नमेंट फाइनेंस और अकाउंटिंग की नॉलेज रखता हो। गवर्नमेंट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। गवर्नमेंट फाइनेंस मतलब सरकार का जो फाइनेंस है, वित्त है, पैसे का लेन देन है, और जो लेखा है, अकाउंट है, उसकी नॉलेज रखता हो। तीसरा मेंबर ये होता है। चौथा मेंबर वो होता है जिसे फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, वित्त और प्रशासन का अनुभव हो। प्रशासन मतलब डीएम, एसएसपी, कमिश्नर का उसको एक्सपीरियंस हो। पांचवा जो मेंबर होता है वो इकोनॉमिस्ट होता है, अर्थशास्त्री, जिसने इकोनॉमिक्स में अच्छी क्वालिफिकेशन ली हो, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में अच्छी क्वालिफिकेशन ली हो। इस तरह फाइनेंस कमीशन का गठन हो जाता है। अब आता है फाइनेंस कमीशन के वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, या ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है या फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन है करों एवं शुल्कों का वितरण। करों एवं शुल्कों का वितरण। करों एवं शुल्कों का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स एंड फीस। टैक्स तुम लोग जानते हो, फीस भी जानते हो। जो अलग अलग फीस होती है, कोर्ट फीस होती है, तमाम प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी होती है, इसको फीस बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और फीस लगाती है। अब उसका कुछ हिस्सा, कुछ शेयर उसको राज्यों को देना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट, जैसे लखनऊ की गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, पंजाब गवर्नमेंट को देना पड़ता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो कितना दिया जाए यह डिसीजन फाइनेंस कमीशन करता है। कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग करता है कि 70% स्टेट को मिले, 30% सेंट्रल को मिले, या 60% स्टेट को मिले, 40% सेंट्रल को मिले। इसका डिसीजन फाइनेंस कमीशन करता है। डिसीजन क्या करता है? सजेशन देता है, सुझाव देता है। नंबर 2, ग्रांट्स इन एड। ग्रांट्स इन एड, जिसको अनुदान बोलते हैं, सहायता। सरकार के पास, केंद्रीय सरकार के पास फंड रहता है, कुछ ऐसा पैसा वो सहायता, असिस्टेंस के रूप में राज्य सरकारों को दे देती है कि तुम लोग अपना खर्च चलाओ। उसको वापस नहीं मांगती, उसको सहायता या अनुदान कहते हैं। तो किस सरकार, राज्य सरकार को कितनी सब्सिडी दी जाए, इसका सजेशन भी फाइनेंस कमीशन करता है। हेलो बेटा काजल, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। नंबर 3 है, ग्रांट्स इन एड के बाद है फाइनेंशियल एग्रीमेंट। फाइनेंशियल
एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपस में किए होते हैं, एक समझौता किया होता है, एग्रीमेंट किया होता है। अब होता है कि उस एग्रीमेंट को रखा जाए कि कैंसिल कर दिया जाए, या उसका टाइम बढ़ाया जाए, या उसकी कंडीशन जो शर्तें हैं उसको चेंज किया जाए। इसका भी सजेशन फाइनेंस कमीशन देता है। एग्रीमेंट आगे बना रहे कि कैंसिल कर दिया जाए, कि उसको वो उसमें चेंज किया जाए, इसका सुझाव भी फाइनेंस कमीशन देता है। लास्ट है, फोर्थ है अदर सब्जेक्ट। कुछ अन्य विषय होते हैं जो कि अगर सामने आ गए तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन को दे देता है कि इनको भी आप सजेशन दीजिए। कोई भी ऐसा विषय आ गया जो सॉल्व नहीं हो रहा तो प्रेसिडेंट इनको दे देता है। अब तुम लोग को एक नई चीज बता रहे हैं जो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन IAS PCS में आता है, या तुम लोग की नॉलेज में रहना चाहिए। पहला है वर्टिकल इनइक्विलिब्रियम। वर्टिकल इनइक्विलिब्रियम, अफीफा समझ में आ रहा है बच्चा? नो सर, कोई एक ज्वाइन की इसलिए सर समझ नहीं आ पाया। हाँ तो बेटा वीडियो भेज देंगे, देख लेना। वर्टिकल इनइक्विलिब्रियम, वर्टिकल मतलब लंबवत असंतुलन। लंबवत असंतुलन क्या होता है? ये OY एक्सेस होता है, इसको लंबवत कहते हैं। इसमें इनइक्विलिब्रियम आना, इसका मतलब होता है जब केंद्र की सरकार राज्य की सरकार दबाव बनाए, प्रेशर बनाए, अपनी बातों को लागू करे। जैसे केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है और हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसमें प्रेशर बनाए कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें इतना शेयर मिलेगा, उसको बोलते हैं वर्टिकल इनइक्विलिब्रियम, लंबवत असंतुलन, या जोर जबरदस्ती करे। क्यों बेटा? प्रतीक्षा समझ में आ रहा है बच्चा? तो ये वर्टिकल अनइक्विलिब्रियम हुआ। नंबर दूसरा होता है हॉरिजेंटल अनइक्विलिब्रियम। हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल अनइक्विलिब्रियम, हॉरिजेंटल अनइक्विलिब्रियम क्या होता है? वो एक्स एक्सेस पे होता है, वो एक्स एक्सेस पे होता है। इसमें क्या होता है? जब राज्य सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे लखनऊ की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, उड़ीसा की गवर्नमेंट, आपस में लड़ने लगे कि हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है, कोई कहे हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, कोई कहे हम बहुत बैकवर्ड हैं, हमें ज्यादा सहायता मिले। इस तरह आपस में जब लड़ने लगे और ग्रुप बना ले, जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट मिलके अपना ग्रुप बना ले, बीजेपी की गवर्नमेंट मिलके अपना ग्रुप बना ले, इस प्रकार का जो इनइक्विलिब्रियम होता है उसको हॉरिजेंटल इनइक्विलिब्रियम कहते हैं, क्षैतिज असंतुलन। असंतुलन, ये IAS PCS का क्वेश्चन है बेटा, समझ लो। हॉरिजेंटल इनइक्विलिब्रियम। चलो अब ये हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाए जाते हैं। तुम्हारे सिलेबस में केवल ऑब्जेक्टिव और फंक्शन दिया है, उद्देश्य और कार्य जो कि हम बता चुके हैं, लेकिन हो सकता है लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ लें। पिछले सिलेबस में तो था, आज से 3 साल पहले के सिलेबस में इसमें नहीं है, हो सकता है पूछ ले तो हल्की नॉलेज दे देंगे। हम लेटेस्ट लेंगे, जो करंट फाइनेंस कमीशन है। पहला है 14th फाइनेंस कमीशन,
इसके नोट्स हमने भेजे हैं। 14वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन जो है हमारा जो है, इसको गठित किया गया 2013 में। 2013 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब इसका गठन किया गया। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट का नाम आ सकता है। फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे 14th फाइनेंस कमीशन के? डॉक्टर वाई वी रेड्डी, डॉक्टर वाई वी रेड्डी। सुष्मिता समझ में आ रहा है बच्चा? डॉक्टर वाई वी रेड्डी, ठीक है। अब आता है इसने क्या रिकमेंडेशन की, क्या सुझाव दिए, क्या सजेशन दिए। 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी कि स्टेट और सेंट्रल के बीच किस तरह काम चले। पहली रिकमेंडेशन है इसकी, जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लाई किया जाए। फाइनेंशियल रिफॉर्म के लिए अच्छी तरीके से अप्लाई किया जाए। जो राज्य सरकारें हैं ठीक से वसूले, तभी उनको हिस्सा मिलेगा। वो रिलाइट ठीक से करें। नंबर दूसरी रिकमेंडेशन क्या थी? जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के पब्लिक इंटरप्राइज है, जैसे रेलवे है, स्टील प्लांट है, एयर इंडिया है, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट तुम लोग को मालूम है ये लॉस पे चलते हैं, जिसे अविनियोग कहते हैं। ये लॉस पे चलते हैं, तो ये लोग डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने शेयर बेच देते हैं, मतलब अपने हिस्सा बेच देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को बेच देते हैं। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है वो जो है उसको जो है ठीक से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फॉलो करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करे, ना कि उसका अपोज करे, ना कि उसका विरोध करे। तीसरा है जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, पब्लिक गुड्स। हेलो बेटा काजल, व्हाट इज पब्लिक गुड्स? हेलो बेटा अफीफा, व्हाट इज पब्लिक गुड्स? सार्वजनिक वस्तुएं तुम लोग को पढ़ा चुके। रोटी कपड़ा। हाँ, जो गवर्नमेंट द्वारा सस्ती या फ्री में दी जाती हैं, पब्लिक गुड्स सार्वजनिक वस्तुएं। तो जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उसमें पानी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, आदि की जो प्राइस है, जो कीमत है, कितने का पानी देना चाहिए, कितने की बिजली देनी चाहिए, ये डिटरमिन प्राइस कंट्रोल कमीशन द्वारा किया जाए, मूल्य नियामक आयोग द्वारा एक कमीशन बनाया जाए, वह फिक्स करे कितना प्राइस लिया जाए पानी का, कितना प्राइस लिया जाए इलेक्ट्रिसिटी का, और उसको फॉलो किया जाए। अब आता है का काम जो है, रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है, रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का काम जो है,
इसकी देखरेख किसको करनी चाहिए? रेल टैरिफ अथॉरिटी, आरटीए, रेल टैरिफ अथॉरिटी। रेलवे टैरिफ अथॉरिटी द्वारा करनी चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार आपस में लड़े नहीं, ये रेल टैरिफ अथॉरिटी द्वारा लिया जाएगी। और उसके लिए पांचवा है, बजट के जो हैं, बजट के जो प्राविधान है, जो रिकमेंडेशन है, उसको इफेक्टिव ढंग से एक्टिवेट करने के लिए, प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। तो बेटा ये बताओ, काजल, 14th कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे? सर डॉक्टर YV रेड्डी थे सर। शाबाश। अब आता है 15th फाइनेंस कमीशन, जो इस समय चल रहा है, 15वां लेटेस्ट। क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो लेटेस्ट ही पूछा जाएगा, इसके पहले के जो 13-14 है वो नहीं पूछे जाएंगे। 15वां फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग, इसके प्रेसिडेंट हैं एनके सिंह। एनके सिंह, नाम याद रखना, नोट्स में हमने नहीं दिया है नाम, तुम लोग को बता रहे हैं, एनके सिंह है, नोट कर डालो। 15वें फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट एनके सिंह है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 2020-25 की रिकमेंडेशन के लिए किया गया, 2020 और 25 की सिफारिशों के लिए किया गया। प्रतीक्षा, किसके लिए इसकी इस्टेब्लिश किया गया ये? सर 2020 एंड 25। अच्छा, अब इसमें दो टेक्निकल वर्ड्स हैं, तकनीकी शब्दावली है, उसको समझ लो बेटा। तकनीकी शब्दावली है, पहली है वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वर्टिकल मतलब लंबवत होता है, तुम लोग जानते हो, OY एक्सेस होता है वर्टिकल। इसमें क्या बताया है इस कमीशन ने कि जो सेंट्रल से टैक्स मिलते हैं, केंद्रीय सरकारों से टैक्स मिलते हैं, उसको जो 14th कमीशन था उसने 41% कहा था स्टेट को देने के लिए, 41% राज्य सरकारों को देने के लिए कहा था। लेकिन 15th कमीशन ने, 15वें वित्त आयोग ने कोई खास चेंज नहीं किया, 41 से बढ़ा के 42% कर दिया, 41% से बढ़ा के 42% कर दिया। क्यों बेटा सुशांत, 41 से बढ़ा के कितना कर दिया? 42 कर दिया सर। तो कोई खास अंतर नहीं हुआ, इसलिए इसको वर्टिकल कहते हैं। इसको यहाँ 41 लिखो चाहे 42 लिखो, कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसको वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा है हॉरिजेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्षैतिज। ये वर्ड कंफ्यूज करने वाले हैं, समझ लो, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल मतलब लंबवत हस्तांतरण और हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज हस्तांतरण। ये तो वर्टिकल की कही कि गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो लगभग उतना ही रखा, 41 से बढ़ा के 42% कर दिया। जहां तक हॉरिजेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, हॉरिजेंटल मतलब वो एक्सेस है, ठीक है,
इसका डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेबल बनाई, एक सारणी बनाई। क्या सारणी है? 15% पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाए, जितनी राज्य सरकार की जनसंख्या है उसके हिसाब से टैक्स का हिस्सा दिया जाए। सुष्मिता, कितना परसेंट पॉपुलेशन के ऊपर रखा गया? 15% सर। शाबाश। और 15% रखा गया एरिया के ऊपर। कौन सा प्रदेश कितना बड़ा है, कितना बड़ा क्षेत्र है, उसके हिसाब से दिया जाए, एरिया के हिसाब से। काजल, एरिया के हिसाब से कितना रखा गया? तो 15%। फिर रखा गया फॉरेस्ट और इकोलॉजी। फॉरेस्ट और इकोलॉजी, जंगल और इकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? इकोलॉजी होता है, संतुलन होता है एक तरीके का। उसका शेयर 10% रखा गया। जहां ज्यादा जंगल है वहां पे 10% टैक्स का हिस्सा दिया जाए उन राज्यों को। नेक्स्ट है इनकम डिस्टेंस। लोगों की आय कितनी है, किस स्टेट के लोगों की आय कितनी है, उसको रखा गया 45%। जिन प्रदेशों की आय ज्यादा है उसको कम शेयर दिया जाए, जिन स्टेट के लोगों की आय कम है उनको ज्यादा शेयर दिया जाए। प्रतीक्षा, जिन लोगों की इनकम कम है उनको ज्यादा शेयर दिया जाए कि कम दिया जाए? सर ज्यादा। शाबाश। फिर है टैक्स एंड फिजिकल इफेक्ट। टैक्स एंड फिजिकल इफेक्ट। टैक्स एंड फिजिकल इफेक्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स वसूलती है, ज्यादा रियलाइज करती है, उसको ज्यादा दिया जाए। उसका परसेंटेज रखा गया 2.5%। उसका शेयर रखा गया 2.5%। जो जितना ज्यादा टैक्स रखे उसको 2.5% के हिसाब से ज्यादा दिया जाए। नेक्स्ट है डेमोग्राफी परफॉर्मेंस, जनांक की डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। अगर किसी राज्य में लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं, तो उसको ज्यादा सहायता दी जाए। जिस राज्य में लड़के ज्यादा हैं और लड़कियां कम हैं उसको कम सहायता दी जाए, क्योंकि डेमोग्राफी प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जिस राज्य में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा सहायता दी जाए। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब 14 से 59 साल के काम करने वाले लोग। तो ये था वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्टिकल है। हाँ, अब नेक्स्ट आता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सब नोट्स में दिया, सेम यही नोट्स है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। हर राज्य सरकार, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, वो घाटे का बनाती है, डेफिसिट का बनाती है। जिस राज्य सरकार का बजट ज्यादा घाटे का हो उसको कम सहायता दी जाए, जिसको ज्यादा घाटा है उसको कम सहायता दी जाए, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अब इसके लिए 15th कमीशन ने 2021-26 के लिए, 2021 और 2026 के लिए 2,94,514, डेटा नोट कर लो, 2,94,514, 2,94,515 करोड़ रुपया 17 स्टेट को दिया, 17 स्टेट को दिया जिनका बजट डेफिसिट में है, उनको फिर भी दिया गया।
29,000 2,94,515 करोड़। दूसरा क्या किया गया, जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज हैं, जैसे इलाहाबाद का नगर निगम, लखनऊ का नगर निगम, उसके लिए क्या किया गया, लोकल बॉडीज के लिए, ये स्थानीय सरकारें होती हैं, लोकल बॉडीज को जो होता है, एड कौन देता है, अनुदान कौन देता है काजल, लोकल बॉडीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? तो इसको नहीं तो सर मालूम। स्टेट, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट देती है लोकल बॉडीज सर को सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके अंतर्गत 2021-26 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को जो है सब्सिडी देनी पड़ी 4,36,361, 4,36,361 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लोकल बॉडीज को ये सब्सिडी, अनुदान, असिस्टेंस, सहायता दी गई। फिर नेक्स्ट है, ये जो सब्सिडी दी गई, इसमें 1,21,000 1,21,055 करोड़ अर्बन एरिया के लिए दी गई। शहरों का विकास कीजिए, जो शहरी क्षेत्र है उनका डेवलपमेंट कीजिए, और बाकी जो बचा 70,051 रुपए, 70,051 करोड़ जो बता, वो रूरल के लिए दिया गया है, गांव क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए दिया गया। फिर जो है लोकल बॉडीज को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, जो स्थानीय संस्थाएं हैं उसको दो भागों में बांटा गया, लोकल बॉडीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। लोकल बॉडीज को, स्थानीय सरकारें जो इलाहाबाद की है, लखनऊ की है, इसको लोकल बॉडीज कैसे, इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। 2 ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप बनाए गए? पहला बनाया गया पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, और दूसरा ग्रुप बनाया गया अदर बेस, एरिया हो गया, टैक्सेशन हो गया, अदर बेस लिए गए, अन्य आधार। अन्य आधार पे 2 ग्रुप बनाए गए, 2 समूह बनाए गए, ठीक बेटा? और इन्हीं ग्रुप के आधार पे इनको सब्सिडी देने की बात कही गई, अनुदान इसी के बेस पर देने की बात कही गई। फिर नेक्स्ट बताया, जो लोकल बॉडीज हैं उसमें जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, उनको जो सब्सिडी दी जाए वो उनकी पॉपुलेशन पे दी जाए। मतलब 15 कमीशन ने पॉपुलेशन पे ज्यादा जोर दिया, अर्बन एरिया को पॉपुलेशन के आधार पे ज्यादा सब्सिडी दी जाए, जनसंख्या के आधार पर ज्यादा सब्सिडी, ज्यादा अनुदान। क्यों बेटा प्रतीक्षा, शहरी क्षेत्र को किस आधार पे ज्यादा अनुदान दिया जाए? पॉपुलेशन के बेस पे, जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है हेल्थ फैसिलिटी के लिए 15th कमीशन ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हेल्थ फैसिलिटी क्या होती है? मेडिसिन, हॉस्पिटल, ये सब हेल्थ फैसिलिटी में आता है, स्वास्थ्य सुविधाओं। इसके लिए 15th कमीशन ने 31,751
करोड़, 31,755 करोड़ रुपए स्टेट को देने की बात कही, अरे लोकल बॉडीज को देने की बात कही। कितना देने की बात कही? क्यों बेटा फीफा लोकल बॉडीज को हेल्थ सर्विसेज के लिए 31,755 करोड़। हाँ बेटा ठीक है। Yes, sir. और दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को हेल्थ के लिए कितनी, ये तो लोकल बॉडीज को था, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकारों को हेल्थ के लिए कितना दिया? राज्य सरकारों को हेल्थ के लिए दिया 1,06,606 करोड़, 1,06,606 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को दिए। तो ये राज्य सरकारों को दिए गए। हेलो बेटा काजल, स्टेट गवर्नमेंट को हेल्थ फैसिलिटी के लिए कितना सजेशन दिया 15th कमीशन ने? हेलो बेटा सुशांत, हेल्थ फैसिलिटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कितनी एड की बात कही गई? सर 1,06,606 करोड़। शाबाश बेटा। फिर है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, मतलब इस कमीशन ने हेल्थ पे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था, इसलिए हेल्थ पे ज्यादा जोर दिया। तो इसने जो है इसने कहा टोटल जीडीपी का 2.5% हेल्थ पे खर्च किया जाए, स्वास्थ्य पे खर्च किया जाए। हेलो बेटा सुष्मिता, जीडीपी क्या होती है बेटा? सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे कि पता चलता है एक कंट्री का ग्रोथ। टोटल प्रोडक्शन कितना है, हाँ? अच्छा बेटा काजल, जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर है?